हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 6। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री का 6th चैप्टर अर्ली किंगडम्स, शुरुआती किंगडम्स के बारे में। तो किंगडम्स की शुरुआत कैसे होती है, इसके पहले हमने पढ़ा था वैदिक और मेगालिथ पीरियड। तो वैदिक और मेगालिथ पीरियड में, वैदिक पीरियड को हमने देखा था खास तौर से कि वो जो है एक विलेज कल्चर था, ठीक है, विलेज सोसाइटी थी। लेकिन किंगडम्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे? एक्चुअली किंगडम का कॉन्सेप्ट आएगा जब लोग जो है वेरियस टाइप के काम करेंगे। तो इसके पहले आपने देखा कि वैदिक पीरियड में क्या होता है। वैदिक पीरियड में जो है खास तौर से ऋग्वैदिक पीरियड में लोग जो है वो पेस्टोरल लाइफ जी रहे हैं या फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर मेजर नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है कि लोग जो है यज्ञ वगैरह पे काफ़ी उस समय ध्यान दे रहे हैं, पूजा पाठ और तमाम इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ें रहीं। फिर लेटर वैदिक मतलब उत्तर वैदिक में, लेटर वैदिक में ये होता है कि और भी ग्रंथ आते हैं ऋग्वेद के अलावा, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद वगैरह। तो इस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में जो जन था और जन का जो प्रमुख था राजन, वह जो है मजबूत होता है। कारण ये है कि जन में जो है जनसंख्या की वृद्धि होगी, लोग बढ़ेंगे और जन का आकार बड़ा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा होंगे और तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उसको करना पड़ेगा और इसके लिए फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लोग, जब जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो वर्क भी डाइवर्सिफाई होगा और जब अलग अलग तरीके के काम लोग करेंगे तो इसमें जो है क्या होगा कि जब लोग अलग तरीके के काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये सारे काम की वजह से जो जन है वो जनपद में परिवर्तित हुआ और फिर जो है जनपद बने, ठीक है। और जनपदों से ही जहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक थे, ज़्यादा काम किया, ज़्यादा मेहनत किया, जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा किया लोगों ने, वहाँ पे अब अर्बन जो है डेवलपमेंट शुरू होगा, ठीक है। और फिर जो है वो अस्तित्व में आएंगे किंगडम्स, ठीक है, जनपद, और जनपद के बाद से महाजनपद। तो इंडिया में जो है ख़ास तौर से जो उस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट हमारा रहा है, तो उस टाइम पे एंशिएंट टाइम में 16 महाजनपदों की बात की जाती है। मैप के साथ जो है नाम भी दिया हुआ है आप में, काम्बोज है, गांधार है, कुरु है, सूरसेन है, मत्स्य है, पांचाल, कोशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, इसके साथ ही आपका अवंती है, अशक दिया है, ये अस्मक होगा, ठीक है, चेदी और वत्स। तो ये जो है 16 महाजनपद थे उस समय में। तो इन्हीं में जो है अब ये महाजनपद हो गए। अब इनमें ये होगा कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा इसके हम पहले आते हैं लेटर वैदिक एरा में। तो चूँकि जो आर्य लोग थे उनकी पूजा पद्धति में यज्ञ जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस पर था, इम्पोर्टेंट रोल था उसका। तो वो कोई भी रिचुअल होता था तो यज्ञ करते थे। तो ऐसे में जब राजा गद्दी पे बैठता था तो उस टाइम पे राजसूय यज्ञ करता था, ठीक है। ऐसे ही अपने आप को जो है ताकतवर घोषित करने के लिए, जब उसे ये लगता था कि मेरी आर्मी बहुत ही मजबूत है और सारी चीज़ें सही हैं, तो वो जो है अश्वमेध यज्ञ करता था और फिर वो एक घोड़ा छोड़ता था और उसके साथ जो है उसके बंधु बांधव जो है घोड़े के साथ जाते थे प्रोटेक्शन में, ठीक है। अगर कोई जन का जो है मतलब कोई जो दूसरा जन है जहाँ का राजन कोई और व्यक्ति है,
वो राजन या उसके लोग अगर उस घोड़े को पकड़ लेते तो फिर वार होता था, उनके बीच लड़ाई होती थी और उसमें विजयी होने पर फिर घोड़ा आगे बढ़ता था। ठीक है, हार जाने पर ये लोग वापस आ जाते थे, तब राजा कमज़ोर माना जाता था। तो अक्सरहा जो ये चीज़ें जब होती थी तो या तो कोई पकड़ लेता था और नहीं तो नहीं पकड़ते थे। ठीक है, जो राजा उसको नहीं, मतलब जो राजन नहीं पकड़ेंगे या जिसके क्षेत्र में वो घोड़ा नहीं पकड़ा जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो राजन जो है अपने आप को इस राजन से, जिसने मतलब राजसूय यज्ञ नहीं अश्वमेध यज्ञ किया है, उससे जो है अपने आप को कमज़ोर माना है और इसकी अधीनता स्वीकार की है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें रहीं और इस तरीके से करके जो है धीरे धीरे एक राजन जो है वो कई लोगों के ऊपर मतलब शासन किया कि आप हमारे सबऑर्डिनेट के जैसे हो। तो फिर वहाँ से टैक्स कलेक्शन और ये सारी चीज़ें फिर आते आते आप देखोगे तो लेटर वैदिक के बाद से जब बुद्धा एरा होता है तो इसका मतलब कि ईसा से लगभग 600-700 वर्ष पहले, तो 600 BC, तो उस टाइम पे आकर के जो है आपको मिलेगा कि ये महाजनपद वगैरह स्टेब्लिश होते हैं। तो जनपदों में आप देखोगे तो ऐसे करके जो है राजन लोगों ने जनपद बनाया और फिर जो है उनका वो जब और स्ट्रेंथ ग्रहण कर लिया, अपना जो है वो कलेक्ट कर लिया, इसके बाद से ये जो है बनते हैं महाजनपद। और महाजनपद के बाद फिर क्या होता है कि बड़े बड़े राजा आएंगे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कुछ चीज़ें और सोशल स्ट्रक्चर जो है उस टाइम में भी वर्णा सिस्टम था, प्रेजेंट टाइम में भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। तो ब्राह्मण्स जो है ये सर्वोच्च रहे, कारण ये था कि बहुत ही पवित्र कार्य कराया करते थे, जैसे ये प्रेयर्स हुआ या यज्ञ हुआ या टीचिंग हुआ, तो इस तरीके के जो पवित्र कार्य थे जिनसे वो देवताओं से लोगों को जोड़ने का काम, तो ये मध्यस्थता करते थे, इसीलिए इनको जो है वर्णा सिस्टम में सबसे ऊपर रखा गया। दूसरे नंबर पे सेकंड पोजीशन पे आते हैं क्षत्रियाज सेकंड पोजीशन पे क्यों आते हैं? क्योंकि ये योद्धा वर्ग था और योद्धा वर्ग जो है बाकी ब्राह्मण्स के साथ ही बाकी वर्गों का भी रक्षा करेगा और उसके रक्षार्थ रहता था। ठीक है, इसलिए इसको जो है महत्व दिया गया, लेकिन जो ईश्वर से जोड़ता है उस प्रेस्ट के बाद, ब्राह्मणों के बाद। ठीक है, इसके बाद से वैश्यों का स्थान आता है। कारण यह है कि किसी भी काम को करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वो रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अगर कोई जनरेट करता था तो वो वैश्याज थे। ठीक है, और वैश्याज का काम क्या था? ये जो है वणिक का काम करते थे, व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह, साथ ही ये कृषि का भी कार्य करते थे। तो इसकी वजह से वैश्यों का जो है स्थान था तीसरे नंबर पे। चौथे स्थान पे आते हैं शूद्राज। शूद्र जो है ये सर्विस सेक्टर है, सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सबकी सेवा करते थे। ठीक है, अब इस पे आप देखोगे तो जो वर्णा सिस्टम है तो कौन सा व्यक्ति किस उसमें आएगा, किस वर्ण में आएगा, इसको डिसाइड करने का जो काम था वो ब्राह्मण्स, प्रेस्ट लोगों का था और वही डिसाइड करते थे। ठीक है, इसमें बाद में जो है चीज़ें वो बाय बर्थ हो गई। तो बाय बर्थ में ये हुआ कि भाई क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का शूद्र होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण होगा। तो ये चीज़ें रही। फिर हम देखते हैं कि ये होता है कि बाद में कुछ ऐसी जातियां उभर के आती हैं जो अनटचेबल्स कही गई। एक्चुअली ये अनटचेबल्स लोग कौन थे? अनटचेबल ऐसे लोग थे जो ख़ास तौर से जो फुनरल सेरेमनीज़ होती हैं जिसमें बोरियल वगैरह होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको बनाते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जब भी दफन वगैरह करने का काम होता था, किसी को दफनाना हो या जो भी फनरल सेरेमनीज़ हो, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ये क्रूशियल रोल प्ले करते थे। तो इसी वजह से, उनके काम की वजह से, ये कि ये बहुत गंदा काम है और ये गंदा काम ये लोग कर रहे हैं, इसी वजह से उनको अनटचेबल्स, अछूत कहा गया। बाद में इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से ये चीज़ें रही हैं। फिर इसके बाद से है अपोजिशन टू द
वर्णा सिस्टम। तो बहुत सारे जो है शासकों ने इसको अपोज किया। कारण ये था कि क्षत्रिय ये कहते थे कि हम ही बचाते हैं, सारी चीज़ें तो हम करते हैं, फिर ब्राह्मण सर्वोच्च कैसे है। तो इस बात को लेकर के क्लैशेस रहे हैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों में, ठीक है। लेकिन जब भी बात तीसरे और चौथे वर्ण की आती है तो ये ऊपर के दोनों वर्ण जो है आपस में वो समझौता कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हम 1 नंबर 2 नंबर रह लेंगे लेकिन 3 नंबर 4 नंबर को ऊपर नहीं आने देंगे। तो ये सारी चीज़ें रही थी, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ लोग तो इसको रही थी, ठीक है। फिर क्या है कि कुछ लोग तो इसको वर्णा सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो है इसको कर्म के आधार पे मानते हैं कि जो जन्म के आधार पे वर्णा सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, ये जो है ऑन द बेस्ड ऑफ कर्मा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं। फिर बाद में आप देखोगे तो कुछ ऐसे रिचुअल्स थे जो अनटचेबल्स के थ्रू जो होते थे, किए जाते थे। उनको ये माना जाता था कि भाई ये अनटचेबल्स जो है वो किस वर्ण में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक लोकेशन मतलब लोकेट किया जाना चाहिए था वर्ण सिस्टम में, लेकिन उनको नहीं किया गया। तो ये इस तरीके की चीज़ें रही। और इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा किसका, इकोनॉमिक डिफरेंसेस का, कि किसके पास पैसा ज़्यादा है। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसको सम्मान ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके बाद से हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ बिगर किंगडम्स आर महाजनपदास। तो मैंने बताया जनपद तक, उसके बाद से जो है महाजनपद में क्या होगा कि जिस तरीके से अश्वमेध यज्ञ करके उन लोगों ने ऐसा किया, तो ऐसे ही कई जनपदों को जोड़ करके कई जन से बड़ा बना जनपद और कई जनपदों को जोड़ करके, या फिर एक ही जनपद जो मजबूत हुआ उसने आप बाकी लोगों को जीत लिया और ख़ुद को बना लिया महाजनपद। और इस तरीके से महाजनपदों का इमर्जेंस होता है, उनका जो है उद्भव होता है, प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। महाजनपदों के बनने के बाद से क्या होता है, अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो ये एग्जिस्ट इस वजह से कर पाए क्योंकि वहाँ के लोगों ने अच्छी खेती की, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अच्छी खेती किया, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उनकी जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि उसके पास खाने के लिए अनाज है। तो ढेर सारे बच्चे हुए उनके, वो हेल्दी हुए, और उसके बाद से जब हेल्दी लोग और भारी संख्या, तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ी आर्मी, और जो राजा होगा, ठीक है, जो किंग होगा, वो ज़्यादा टेरिटरीज़ को कैंकर करने में, उनको जीतने में सक्षम होगा, एनेबल्ड होगा, ठीक है। और जब वो ऐसा हो जाएगा तो वो इन सारी चीज़ों को जीतेगा और अपने जो राज्य है उसको और बड़ा करेगा और मजबूत करेगा। तो इस तरीके से जो है महाजनपद वो अस्तित्व में आ पाए। इसके बाद से है मेन फीचर्स ऑफ महाजनपदास। तो महाजनपदों का जो मेन फीचर था वो ये था कि प्रेजेंस ऑफ फोर्ट में भी, तो ये बता रहा है कि वहाँ पर जो है फोर्ट जो है मतलब किले थे। अब हम अगर देखते हैं तो जैसे वैशाली है और राजगृह वगैरह, जो मगध का वो माना जाता है पुरानी राजधानी, बिंबिसार अजातशत्रु वगैरह के समय, तो राजगृह को ये माना जाता है कि राजगृह जो है वह एक पर्वतीय दुर्ग था, माउंटेन फोर्ट था, क्योंकि उसके चारों तरफ से पहाड़ियाँ थीं और बीच में राजगृह था, तो किसी भी तरफ से उस पर हमला करना जो है वो आसान नहीं था। तो इस वजह से उसको काफ़ी सुरक्षित माना जाता था। फिर बाद में पाटलिपुत्र पटना को बनाया गया, ठीक है। तो उसमें ये था कि वो नदियों के संगम पे था और इस वजह से जो है गंगा, सोन और गंडक, इन नदियों के जो है ट्रायंगल पे बसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो एक जलदुर्ग के जैसा था, वाटर फोर्ट हो गया। तो उस कहीं से भी जाने में नदी पार करना पड़ेगा और ऐसे में जो शत्रु है वो दिख जाएगा। तो ये जो है ईज था और इस तरीके से फोर्टिफाइड किया हुआ था लोगों ने। फिर कुछ जगहों पे लोग अपना जो है वो रिसोर्सेज को खर्च करके जो है वो फोर्ट वगैरह मेंटेन करेंगे। एक चीज़ जो उस समय बहुत अच्छी थी वो ये थी कि उनकी बड़ी आर्मी होती थी, बड़ी सेना होती थी और वो
सैलरीड होती थी, मतलब उसको पे किया जाता था, सैलरी दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। और इसके साथ ही आप पाएंगे कि जो महाजनपद होंगे वहाँ पर लोग जो है केवल कृषि और पशुपालन नहीं करेंगे, इसके अलावा दूसरे शिल्पों के काम भी करेंगे, चाहे वो जो है मोती बनाने का, कपड़ा बुनने का, हथियार बनाने का, औजार बनाने का। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रेड एक्टिविटीज़ होंगी, और इससे क्या होगा कि बहुत सारा टैक्स कलेक्शन होगा, और वो जो महाजनपद होगा वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही, बाकी चीज़ें हम फिर बात करते हैं। अब हम देखते हैं अर्ली किंगडम्स में कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास। व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द इंफॉर्मेशन of Janpadas and Mahajanpadas? There are two type of sources, mainly two type. One is archaeological sources and the other one is literary sources. So, which sources are archaeological sources? These are excavated old houses, pottery, remains of huge walls and punch marked coins. हम देखते हैं कि जनपदों और महाजनपदों के बारे में सूचना देने वाले कौन कौन से स्रोत थे, सोर्सेज थे, तो उसमें कुछ जो है वो आर्कियोलॉजिकल मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य सोर्स रहे, और कुछ जो है वो लिखित सोर्स जो थे, मतलब कि लिखित साक्ष्य वो रहे। तो इन स्रोतों को हम देखते हैं। तो पहला है इसमें एक्सकवेटेड ओल्ड हाउसेज, पुराने घर जहाँ से मिले तो वहीं से तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जनपद था या नहीं था, महाजनपद था या नहीं था। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात हम करते हैं तो हस्तिनापुर, जैसा कि आपने नाम सुना होगा महाभारत में, तो हस्तिनापुर कहाँ पे रहा? तो ये जो है मेरठ के करीब में था। ठीक है, ऐसे ही आप अगर पांचाल की बात करें तो ये जो वर्तमान में फर्रुखाबाद वगैरह क्षेत्र है उस क्षेत्र में था। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो है एटा के करीब अतिरंजित खेड़ा रहा, वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं लोहे के और तमाम जो स्टोन वगैरह के, मतलब कुल्हाड़ियों वगैरह के जो है वहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो है जगहें एक्सकवेट की गई, मतलब कि उनकी खुदाई हुई और उससे जो है पुराने घरों के साक्ष्य, लोगों के जो टूल्स वगैरह थे जो लोग यूज़ करते थे उनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जनपद वगैरह था। ठीक है, तो आगे बता रहा है पॉटरी। तो पॉटरी में क्या है कि लोगों का जो बर्तन यूज़ करते थे तो उस समय पे मैक्सिमम जो यूज़ होता था वो मृद भांडों का यूज होता था। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, क्ले पॉट्स। तो क्ले के जो पॉट्स बनते थे तो ये जो है कई कलर के थे, डिफरेंट कलर्स के। तो कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे और कुछ जो है ब्लैक कलर के थे। तो ये जो है अलग अलग टाइम पे जो है मिले हैं, और इससे भी पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे अगर बर्तन है इट मीन्स कि यहाँ पे लोग रहते होंगे, यहाँ बर्तन बनाने वाले होते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे इन बर्तनों को यूज़ किया जाता होगा। तो ये चीज़ें रही। इसके बाद से है रिमेन्स ऑफ ह्यूज वॉल्स। ह्यूज वॉल क्यों बनाए जाएंगे? तो ह्यूज वॉल जो है वो एनिमीज़ के अटैक से बचाने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अब एनिमीज़ में जो है ऐसा नहीं है कि वो केवल बाहरी जो दूसरे जनपद के राजा और वहाँ के लोग ही होंगे, ये जो है जंगली जानवर भी हो सकते हैं, और कुछ जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हैं उनसे भी बचने के लिए ह्यूज वॉल्स बनाई जाती थी। और उन ह्यूज वॉल्स के जो है जो रिमेन्स है, मतलब कि वो ध्वंसावशेष जो उनके टूट फूट से जो बची हुई चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक साक्ष्य हैं कि
यहाँ पे जो है जनपद और महाजनपद स्टैब्लिश करते थे, एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं। अब जैसे रिमेन्स वॉल के बारे में दिया हुआ है कि कौशाम्बी में जो है चीज़ें मिली हैं। कौशाम्बी कहाँ पे है? यही इलाहाबाद के पास में है। और कौशाम्बी में जो है वत्स लोगों की जो है राजधानी थी ये। तो वहाँ पर जो है वत्स और चेदी, हाँ, वत्स की राजधानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो 2500 साल पुराना वो जो रिमेन बाउंड्री वॉल वाली जो बात यहाँ पे